ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर के हैं आपके लिए मनोविज्ञान क्लास 11th का चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला 3rd चैप्टर का नाम है मानव व्यवहार के आधार। विकासवादी परीक्षण प्रभाव के जैविक आधार का किस प्रकार व्यवस्था करता है। तो इसका हमारा उत्तर है विकासवादी परीक्षण व्यवहार के जैविक आधार की व्यवस्था इस प्रकार करता है कि विकासवादी प्रक्रिया के कारण होने वाली शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं में भी परिवर्तन हो सकते हैं। यह प्रजाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह विकास पर्यावरण की मांगों की परिणाम स्वरूप हुआ है। कुछ व्यवहार इस विकास की स्पष्ट भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए आहार ढूंढने की योग्यता, प्रसवी से दूर रहना और छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा, ये सब जीव तथा उसकी प्रजाति की उत्तेजवादी से संबंधित उद्देश्य है। आधुनिक मानवों के पास ये अभिलक्षण कई हजार वर्षों से हैं। आधुनिक मानव के 3 महत्वपूर्ण अभिलक्षण उन्हें अपने पूर्वजों से अलग करते हैं। बड़ा और विकसित मस्तिष्क, जिसमें संज्ञानात्मक व्यवहार जैसे प्रत्यक्ष स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान और सर्वविश्लेषण के लिए भाषा का उपयोग करने की अधिक क्षमता होती है। 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाली क्षमता, काम करने योग्य विपरीत अंगूठे के साथ मुक्त होना। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाएं सूचना को किस प्रकार संश्लेषित करती है, वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिकाएं के पास सूचना के विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में ग्रहण करने के लिए प्रसंस्करण केंद्रक बटन अस्तित्व होते हैं। प्रसंस्करणों का कार्य निकटवर्ती तंत्रिका कोशिकाएं से सीधे संवेदी अंगों से आने वाले तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करना होता है। ग्रहण किए हुए संकेत कार्य कोशिका में भेजे जाते हैं और इसके बाद असंतुलित, जिससे कि सूचना अन्य तंत्रिका कोशिकाएं और मांसपेशियों में भेजी जा सकती है। असंतुलित और लंबाई के साथ साथ सूचना का संवहन करना अंतिम सिरे पर असंतुलित छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिन्हें अस्तित्व बटन कहते हैं। इनमें अन्य तंत्रिका कोशिका, ग्रंथि और मांसपेशियों में सूचना भेजने की क्षमता होती है, जिससे कि सूचना अन्य तंत्रिका कोशिकाएं और मांसपेशियों में भेजी जा सकती है। असंतुलित अपनी लंबाई के साथ साथ सूचना का संवहन करता है। अंतिम सिरे पर असंतुलित छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिन्हें अस्तित्व बटन कहते हैं। इनसे अन्य तंत्रिका कोशिकाएं, ग्रंथि और मांसपेशियों में सूचना भेजने का क्षमता होता है। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक वलकुट के 4 पालिकाओं का नाम बताइए, ये क्या कार्य करता है। उत्तर, प्राथमिक के लिए वलकुट के 4 पालियों के नाम और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। ललाट पाली, यह मुख्यतः संज्ञानात्मक कार्यों जैसे अवधान, चिंतन, स्मृति, आगमन तथा तर्क से संबंधित है, किंतु यह श्रव्यात्मक और संवेदनात्मक अनुक्रियाएं पर भी अवरोधक प्रभाव डालता है। प्रसन्न पाली, यह मुख्यतः त्वचीय संवेदनाएं और उनका चक्षु और श्रवण संवेदनाओं के साथ समन्वय से सम्मिलित करता है। शंखपाली, यह मुख्य सर्वनात्मक सूचनाओं के संक्रमण संबंध है। प्रतिमात्मक शब्द और ध्वनियों की स्मृति यहाँ रहती है तथा लिखित भाषा और वाणी को समझना इसी पाली पर निर्भर करता है। पक्षपात पाली, यह सूचनाओं से संबंध है, जैसे अभिनय की व्यवस्था, उद्दीपकों की स्मृति और रंग उम्मीदना इसी पाली के द्वारा सब होती है। 4 है हमारा विभिन्न अंतर्वादी ग्रंथियों के उसके निकलने वाले अंतर शर्तों के नाम बताइए। अंतर्वादी तंत्र हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। इसका जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा लिखिए श्रव्य ग्रंथि, और इसका ऐसे बॉक्स बनाइए और ये जो हमारा जितना भी दिया हुआ 1 2 3 4 5 इसको नोट डाउन कीजिए, यही हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है शुरुआत तंत्रिका तंत्र किस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में कार्य व्यवहार में हमारी सहायता करता है। आपातकाल की स्थिति में हम भय, अनहोनी, अशांति, दुर्घटना आदि के प्रभाव के कारण अवस्थित हो जाते हैं। हमारी शारीरिक क्रिया स्वाभाविक कार्य नहीं कर पाती है और हम कई रोग अथवा विमर्शताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। ज्ञात है कि विसर्जन तंत्र जो तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख घटक होता है, उन क्रियाओं का संचार करता है जिन पर हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होते हैं, जैसे सांस लेना,
रक्त संचार, लार स्त्राव, उदर संकुचन और प्रतियोगिक प्रतियोगिताएं का नियंत्रण हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। आपातकाल में तेजी से हृदय का धड़कना, कई विभिन्न घटनाओं को देखना, रक्तचाप का बढ़ जाना, मुंह सूखना, भूख ना लगना, बार बार प्यास लगना, चिड़चिड़ापन का बढ़ जाना जैसे कि अस्वाभाविक स्थितियां आ जाती हैं। श्वसन तंत्रिका तंत्र ऐसी स्थिति में अपनी स्वाभाविक वृत्ति से छोड़कर हमारी सहायता करते हैं, अधिक ऊर्जा का संचार करने, अनुकूलकारी तंत्र की संक्रांति को कम करने, पाचन क्रिया की गड़बड़ी को सुधार करने, प्रभावित व्यक्ति को शांत कर उसे सामान्य स्थिति में लाता है। श्वसन तंत्रिका के दोनों प्रमुख खंड अनुकूलपियों की परमाणु कंपनी खंड अपने विपरीत की प्रवृत्ति को छोड़कर मानवीय व्यवहार में संतुलित बनाए रखने के लिए मिलजुल कर कार्य करने लगते हैं। स्वतंत्रता तंत्र में दोनों खंडों के सामूहिक प्रयास से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा सभी शारीरिक क्रियाएं, हृदय गति, श्वास गति, रक्तचाप, रक्त की संचार आदि समस्याएं रक्त में आ जाती है। अर्थात स्वतंत्र तंत्र की सक्रियता से प्रबल और कार्यवादी के माध्यम से प्रभावित व्यक्ति परिस्थिति से जूझने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताएं का वर्णन कीजिए। उत्तर है हमारा, संस्कृति का तात्पर्य पर्यावरण के मानव निर्मित भाग से है। इससे बहुत से लोग के व्यवहार के साथ साथ हमारे अपने व्यवहार के विभिन्न उत्पाद सम्मिलित होते हैं। ये उत्पाद भौतिक वस्तुएं तथा औजार, मूर्तियां, विचार यथा श्रेणियां, मानक या सामाजिक स्थल यथा परिवार, विद्यालय हो सकती है। इसके मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। संस्कृति उन लोगों के व्यवहारात्मक उपवादों में सम्मिलित करती है जो हमसे पहले आ चुके हैं। इसमें कुछ मूल्य होते हैं जो प्रकट किए जाते हैं और उनको प्रकट करने के लिए एक भाषा होती है। यह एक जीवन पद्धति है जो हम से बहुत लोगों से द्वारा अपनाई जाती है जो अपने परिवेश में पड़ जाते हैं। इसे कुछ प्रतीक में अवर्धित अर्थ रूप में समझा जा सकता है जो कि ऐतिहासिक रूप से लोगों में संचारित होते हैं। अब हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि जैविक कारक हमें समर्थ बनाने की भूमिका निभाती है जबकि व्यवहार के विशिष्ट पहलू सांस्कृतिक कारकों से जुड़े हैं? अपने उत्तर के समर्थन के लिए कारण दीजिए। दिए गए कथन में सच्चाई है क्योंकि जैविक उत्तराधिकारी जीन के माध्यम से घटित होते हैं जबकि सांस्कृतिक उत्तराधिकार पर्यावरण की भिन्न भिन्न घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। जैविक कारण प्रवृत्ति प्रदत्त होते हैं जबकि व्यवहार का परिवेश के आधार पर कृत्रिम दशा में उपलब्ध किया जाता है। जैविक कारक मनुष्य को ही नहीं बल्कि सभी जीवन संबंधित क्रियाकलाप, सांस लेना, भोजन खोजना, स्वयं को सुरक्षित रखना, स्वतंत्र एवं न्यायपूर्ण जीवन जीना के प्रति समर्थन बनाता है। सभी जीवनों में माता पिता से मिले जीन के विशिष्ट संयोजन का धारक बनने का अवसर मिलता है तथा वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं के प्रति स्वयं को समर्थन बना पाता है जिन्हें के रूप में प्राप्त गुणसूत्र शरीर के अनुवंश तत्व के रूप में सहयोग करता है। गुणसूत्र के माध्यम से जीनोटाइप और फेनोटाइप जैसे लक्षण प्रकट होते हैं तथा जैविक कारक से सुरक्षा संबंधी गुण उत्पन्न होता है। इस तरह माना जाता है कि जैविक कारकों को उपलब्ध सामर्थ्य अनुवर्धीय कारक से संभव है। सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव जीवन अनुकूल लिए व्यवहार की परिस्थितियों के अनुसार अंतर उत्पन्न कर लेता है। हम कुछ विचार, सत्यापन और मूल्य को सीखकर काम व्यवहार संबंधी नियमों को, मूल्य तथा कानूनों की रचना का परिवेश में अनुकूल परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटनाओं से प्रभावित होकर जीवन अपनी प्रवृत्ति से बढ़कर जीने का प्रयास करता है। मानव का स्वभाव प्राकृतिक दशा से अधीन होता है जबकि शारीरिक क्षमता उससे बचपन से ही उपलब्ध रहती है। माँ बाप की क्षमता पालन पोषण के लिए प्रयुक्त विविध और साधन जीवन के समर्थ बनता है जो स्वाभाविक वृत्तिक मानी जाती है। व्यवहार का कृत्रिमिक प्रक्रिया होती है जो उदंड, नम्र, सर्वप्रिय, कटु की श्रेणी में रुक्तबद्ध होते हैं।
सामाजिकरण के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा सामाजिकरण के मुख्य कारक निम्नलिखित है। माता पिता, बालक के विकास पर अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव माता पिता का पड़ता है। माता पिता बच्चे के बीच उनके कुछ व्यवहार का प्रोत्साहित तथा कुछ हस्ताक्षरित करते हैं। वे बच्चे को भिन्न प्रकार की स्थिति में रख के उन्हें भावनात्मक अनुभव सीखने के अवसर को चुनौती प्रदान करते हैं। जीवन की वे स्थितियां भी जिनमें माता पिता रहते हैं, गरीबी, बीमारी, कार्य दबाव, परिवार का स्वरूप उन शैलियों के प्रभावित करती है जो माता पिता अपने बच्चे को समाजीकृत करने के लिए अपनाते हैं। दादा दादी एवं नाना नानी की समीपस्थ तथा सामाजिक अध्ययन यह एडिट करते हैं कि दर्शनेश्वर पर हिस्सा देखना बच्चे को आक्रमण व्यवहार को बढ़ाना होता है। सामाजिकरण के इस कारक का अधिक अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए आश्वासन करता है, जिससे बच्चों के आवश्यक व्यवहार का विकास को रोका जा सकता है। सांस्कृतिक और सामाजिक में हम किस प्रकार विभेद कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिकरण यह उस सभी प्रकार के अधिक्रम को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और संवेदनाचित शिक्षण के होती है। यह मानवीय जीवन के विचार, सत्प्रण और मूल्यों की सीख देता है, क्योंकि वे हमारे सांस्कृतिक संदर्भ में हमें उपलब्ध होता है। तीसरा है हमारा, यह प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। समीकरण यह एक ऐसी विचार सामाजिकरण यह एक ऐसा विचार प्रक्रिया है जो माता पिता, विद्यालय, समूह जन संचार जैसे कारकों के माध्यम से होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुण अर्जित करते हैं जो उन्हें समाज और समूहों के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने का योग्य बनाते हैं। यह अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रासंस्कृतिक ग्रहण से क्या तात्पर्य है। क्या प्रासंस्कृतिक ग्रहण निर्बल प्रक्रिया है, विवेचना कीजिए। इसका हमारा उत्तर है कि प्रासंस्कृतिक ग्रहण का तात्पर्य दूसरे संस्कृतियों के साथ संपर्क के फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से है। यह संपर्क प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में होता है। संस्कृतिकरण की सहायता के लिए पुनः सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग इन नई बातों को सीखना सरल समझते हैं और यदि उनका सीखना सफल रहा तो उनके व्यवहार में उस समूह की दिशा की ओर परिवर्तित आसानी से हो जाता है जो उनके लिए प्रसंस्करण लाता है। दूसरे और बहुत सी स्थितियों में लोग परिवर्तन की नई मांगे के अनुसार कार्य व्यवहार को कठिनाई अनुभव करते हैं। उन्हें यह परिवर्तन कठिन लगता है और द्वैध की स्थिति में पड़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।